आज हम आपके साथ एक भयानक मंजर पर नजर डालने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं आईवी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का जाना माना जिला कोटा से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम ट्रूथ पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी स्टोरी की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। यही रामगंज में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक शख्स रहा करते थे, 32 साल के चेतन प्रकाश गलाना। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईवी में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर थे और दिल्ली में इनकी पोस्टिंग थी। इनकी पत्नी थी 28 साल की अनीता मीना। ये झालावाड़ के गायत्री कॉलोनी में रहने वाली थी। ये एक सरकारी टीचर थी और असनावर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड थी। चेतन प्रकाश और अनीता के 2 बच्चे भी थे, एक 5 से 5.5 साल का और दूसरा लगभग 4 महीने का, और दोनों ही बेटे थे। यहाँ पर बात हो रही है 2018 की। इन दिनों चेतन अपनी नौकरी की वजह से दिल्ली में रहा करते थे और अनीता अपनी नौकरी की वजह से झालावाड़ में थी। वैसे पति हर महीने 1-2 दिनों की छुट्टी लेकर पहले अपने माता पिता से मिला करते थे और उसके बाद अपने बीवी बच्चों से मिलने झालावाड़ जाया करते थे। और पति पत्नी ने मिलकर झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में एक खुद का घर भी खरीद लिया था, तकरीबन जून 2017 तक। और घर खरीदने के बाद पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाती है। पत्नी अपने बच्चों के साथ इसी नए घर में रहती थी और जब ये घर नहीं खरीदा था उस समय अनीता अपने मायके में रहती थी क्योंकि वहाँ से स्कूल नजदीक था और इस नए घर में दोनों परिवार का आना जाना रहता था। सब मिलजुल कर रहते थे, सुख सुविधा से जीवन चल रही थी, किसी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि दोनों ही बच्चे सरकारी नौकरी में पोस्टेड थे। हर महीने में ये परिवार अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। 14 फरवरी 2018 यानी वैलेंटाइंस डे का दिन। इस दिन चेतन 2 दिन की छुट्टी लेकर हमेशा की तरह पहले कोटा आता है और अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह कोटा से झालावाड़ की ट्रेन पकड़ता है और अपनी पत्नी अनीता को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि मैं झालावाड़ के लिए निकल चुका हूँ और मैं 1 घंटे में झालावाड़ पहुँच जाऊंगा, क्योंकि कोटा से झालावाड़ जाने के लिए ट्रेन से लगभग 1 घंटे का समय लगता था। अब घर पर पत्नी और बच्चे चेतन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद चेतन का अनीता के मोबाइल पर एक SMS आता है कि वो ऑटो रिक्शा से पाटन होते हुए घर आ रहे हैं। समय बीतता जा रहा था, शाम से रात हो रही थी, लेकिन चेतन अभी भी घर नहीं पहुंचा था। पत्नी को चिंता होने लगती है। वो लगातार चेतन के नंबर पर फोन पे फोन करने लगती है, लेकिन चेतन का मोबाइल तभी रहस्यमय तरीके से बंद हो जाता है और पत्नी घबरा जाती है। उसके बाद वो अपने सारे रिश्तेदारों को फोन लगाना शुरू कर देती है। वो बहुत घबराई थी और सबसे चेतन के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उन रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि उन लोगों में से भी किसी को चेतन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद अनीता ने अपने ससुर को फोन किया और पूछा आखिर कब चेतन वहाँ से निकले थे जो अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये सुनकर अनीता के ससुर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अनीता ने यहाँ वहाँ रिश्तेदारों और सभी को फोन लगाया, लेकिन किसी को चेतन के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर अनीता ने एकदम करीबी जो उनके परिवार वाले थे उनको फोन लगाया। इनमें से ही एक थे मनमोहन मीना। ये चेतन के साले साहेब लगते थे, यानी अनीता के भाई। मनमोहन मीना ने कहा आप चिंता मत करो, मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा, और वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जानकारी के अनुसार चेतन ऑटो से पाटन होते हुए घर आ रहे थे। इसी जानकारी के अनुसार साले साहेब उन्हें ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाते हैं झालरा पाटन भवानी मंडी मार्ग पर। यही रलायता रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है और वहाँ पर साले साहेब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो जब भीड़ के पास जाते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। और साले साहेब देखते हैं कि उनके जीजाजी बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। वो सोचते हैं आखिर जीजाजी को क्या हुआ, आखिर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे और वो इस हालत में कैसे आए। ये सब सोचने के दौरान ही वो कुछ लोगों से सहायता लेते हैं और उनको लेकर SRG हॉस्पिटल निकल गए और वहाँ डॉक्टरों ने चेतन को मृत साबित कर दिया। और ये सुनते ही मनमोहन मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये इस घटना की जानकारी अपने बहन और बाकी रिश्तेदारों को देते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस वाले को भी जानकारी दे दी। अब झालावाड़ पुलिस स्टेशन के स्टाफ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। घर से परिजन और रिश्तेदार भी यहाँ पहुंचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चेतन को हुआ क्या था, क्योंकि उनके शरीर पर ना तो कोई मारपीट का निशान था और ना ही कुछ। कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे और ठीक ठाक थे। कहीं भी कोई संघर्ष का कोई निशान नहीं था।
देखकर तो उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके साथ कोई मारपीट या फिर कुछ और घटना हुई हो। तो आखिर चेतन प्रकाश को ऐसा हुआ क्या था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अब अगला दिन आता है, यानी 15 फरवरी 2018। इस दिन पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया। DRS हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में और डॉक्टरों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होती है। अब चेतन प्रकाश कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे, वो भी सीनियर ऑफिसर। डॉक्टर्स ने उनके कुछ सैंपल्स प्रिजर्व करके जयपुर FSL भिजवा दिए, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन डॉक्टरों ने ये जरूर बताया कि चेतन के हाथ और पैर के नाखूनों में कुछ नीलापन है। लेकिन नाखून नीले पड़ने के पीछे की वजह क्या थी, ये तो विसरा जांच हिस्टोपैथी एग्जामिनेशन के बाद ही पता चल सकता था। पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया। सभी लोग यही मान रहे थे कि शायद किसी बीमारी की वजह से चेतन की डेथ हो गई है, या तो उसका हृदय काम करना बंद कर दिया हो। अभी के लिए ये मामला थम सा गया, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और इधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ अनीता बच्चों को संभालते हुए रो रही थी और दूसरी तरफ परिवार का रो रो के बुरा हाल था। एक समय के लिए पुलिस को ये भी लगा कहीं कोई बाहरी ताकत या तो कोई खुफिया एजेंसी चेतन के पीछे तो नहीं थी, क्योंकि वो एक IV ऑफिसर थे। शायद इन्हें कोई जानकारी चाहिए हो जो चेतन के पास थी, और जब चेतन ने नहीं बताया तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन केस में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ चेतन के पिता इधर उधर भटक रहे थे, चक्कर काट रहे थे केस को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने 5 मार्च 2018 को SP ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट किया, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई, क्योंकि अभी तक इस केस में कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसके बाद पिता 9 मार्च को एक लिखित एप्लीकेशन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट करते हैं। इसके बाद 10 मार्च को हिस्टोपैथिकल रिपोर्ट भी आती है, लेकिन इस रिपोर्ट में भी असल में चेतन के साथ क्या हुआ था ये क्लियर नहीं हुआ। और चेतन के पिताजी इधर उधर भटक रहे थे और हर जगह जाके न्याय की गुहार लगा रहे थे, और वो ये चाहते थे कि जल्द से जल्द इस केस की जांच की जाए। ऐसे करते करते लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। अब जाके 12 अप्रैल 2018 को IPC की धारा 300 और 103 के तहत सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाती है, और उनके पिताजी ने आश्वासन दिया कि वो और उनका परिवार पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो परिवार के किसी भी सदस्य से पूछताछ कर सकते हैं, किसी को कुछ आपत्ति नहीं होगी। केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई, और इस केस का नेतृत्व एडिशनल ASP कर रहे थे। इसमें सदर थाना प्रभारी ASI, थाना कांस्टेबल, कुछ और भी कांस्टेबल और इसके अलावा कई और ऑफिसर्स भी थे। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि घटना वाले दिन चेतन प्रकाश का रूटीन क्या था, उनकी दिनचर्या क्या थी। इनके परिवार के लोगों यानी पत्नी, पिता, भाई, सबसे पूछताछ की गई। उस दिन कौन कौन लोग चेतन से मिले थे और दिल्ली और राजस्थान के बीच कौन कौन सी जगह पर चेतन जा सकते थे, इन सब की जानकारी पुलिस को जाननी थी। दिल्ली में चेतन के कलीग से भी बात किया जाता है। साइबर टीम ने उस दिन की चेतन की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन भी निकलवाई, और इनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया कि कहीं इनकी कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी किसी के साथ, या तो कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी, या हाल ही में इनकी कहीं किसी के साथ बहसबाजी तो नहीं हुई थी। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस के मन में ये था कि चेतन रलायता रेलवे फाटक क्रॉसिंग के पास क्या करने गए थे, क्योंकि चेतन तो ऑटो से पाटन होते हुए अपने घर जा रहे थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि घटना को अंजाम देने के बाद इन्हें यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। इसी बीच एक गहरी बात पुलिस के मन में खटकने लगती है। 8 बजे से 8:30 के बाद भी चेतन का मोबाइल एक्टिव था। मोबाइल तो एक्टिव था, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो चेतन के पास उनका मोबाइल था ही नहीं। मतलब ये हो सकता है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उस समय उसने चेतन का मोबाइल अपने पास रख लिया हो। उसी ने उस फोन से अनीता को यानी चेतन की पत्नी को मैसेज किया हो। अब पुलिस पूरी डिटेल में इस केस की जांच करने में लग जाती है। पुलिस की टीम रामगंज मंडी, रलायता और इसके अलावा और भी जहां जहां पर चेतन गए थे वहां सभी जगह जाकर छानबीन करते हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास तलाशी ली गई, जहां संदिग्ध हालत में चेतन की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन तलाशी लेने के बाद भी वहां से कुछ नहीं मिला। चेतन की जिंदगी और उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो चेतन की शादी अनीता से 21 जनवरी 2011 को हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज था। शादी सबके सहमति से हुई। उस समय अनीता 2nd ग्रेड की सरकारी टीचर थी, झालावाड़ के एक स्कूल में ही। 2008 में अनीता का प्रमोशन 3rd ग्रेड में हुआ था।
उसके बाद प्रमोशन होकर 2011 में इनका सिलेक्शन सेकेंड ग्रेड टीचर में हुआ और जब दोनों की शादी हो जाती है उसके तकरीबन 6 महीने बाद चेतन की भी आईवी में नौकरी लग जाती है और पोस्टिंग दिल्ली में होती है। 2012 में इनका बड़ा बेटा होता है और उस वक्त अनीता अपने मायके में रहा करती थी क्योंकि वहाँ से स्कूल काफी करीब था। जब ये असनावर स्कूल में पोस्टेड थी उसी समय 2014 में एक नई महिला टीचर की भी नियुक्ति होती है। वो भी मैरिड थी। कभी कभी उनके पति स्कूल में ड्रॉप करने के लिए और छुट्टी होने के बाद उनको लेने के लिए भी आया करते थे। उनके पति का नाम था प्रवीण राठौड़। ये झालावाड़ पुलिस में गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने और लेने आने के दौरान इनकी मुलाकात होती है अनीता मीणा से और जब अनीता मीणा ने इनको पहली बार स्कूल में देखा तो इनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं, क्योंकि ये प्रवीण राठौड़ को बचपन से जानती थी। क्लास 7 से ही दोनों पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। प्रवीण राठौड़ झालावाड़ में ही मंगलपुरा रोड पर रहता था। बचपन में खेलने कूदने के दौरान और स्कूल आने जाने के दौरान इन दोनों की मुलाकात हो गई, लेकिन धीरे धीरे ये अलग हो जाते हैं और अब कई सालों के बाद इनकी फिर से आपस में मुलाकात होती है। साल 2015 में जब रक्षाबंधन आता है तो अनीता प्रवीण को अपने घर पर बुलाती है। उस समय चेतन भी घर पर ही था और चेतन को अनीता प्रवीण से मिलाती है और कहती है ये मेरा भाई है। उसके बाद अनीता ने प्रवीण को राखी बांधी और दोनों एक दूसरे को मुंह बोले भाई बहन मानते थे। और आपको बता दें कि 2017 में जो अनीता और चेतन ने मिलकर हाउसिंग बोर्ड में घर खरीदा था उसे भी प्रवीण ने ही दिलाया था। उसने ब्रोकर का काम किया था। वो घर पति पत्नी ने मिलकर 35 लाख में खरीदा था। उसमें से 10 लाख रुपए प्रवीण लेता है क्योंकि वो ब्रोकर था और वो कभी कभी अपनी मुंह बोली बहन और भांजों को देखने के लिए घर भी आया करता था। और अभी अगर करंट टाइम की बात करें तो पुलिस अभी चेतन के सारे फैमिली मेंबर्स और उनके करीबी दोस्तों की जानकारी जुटा रही थी। उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फोन का बाकी डेटा और सब कुछ एग्जामिन किए जा रहे थे। इसमें अनीता का भी मोबाइल था, लेकिन उसके फोन में कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं का मतलब कोई भी डेटा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे मोबाइल को फॉर्मेट किया गया हो। पर ऐसा अनीता करेगी क्यों? चेतन तो उसका पति था। खैर, पुलिस टेक्निकल एक्सपर्ट से डेटा रिट्रीव करवाती है और उसमें पता चलता है कि अनीता की उसके मुंह बोले भाई से फोन पर काफी ज्यादा बातचीत होती थी। चेतन के साथ हुए उस घटना वाले दिन में भी अनीता ने अपने मुंह बोले भाई से काफी देर बात की थी। आखिर उस दिन ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था कि इतनी ज्यादा बातचीत उसके और उसके मुंह बोले भाई के बीच में हुई? खैर, पहले भी अनीता और उसके मुंह बोले भाई की बातचीत होती रहती थी। उस दिन कंटिन्यू अनीता और उसके मुंह बोले भाई की बातचीत हो रही थी। पुलिस को कुछ घातदायक मैसेजेस मिलते हैं जो अनीता और उसके पति चेतन के थे। उसमें दोनों किसी बात को लेकर काफी झगड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। पति पत्नी के बीच किस बात का तनाव था, ये सारे सवाल पुलिस उनके फैमिली से करती है और वो बताते हैं कि कई महीनों से चेतन और अनीता का रिश्ता कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं चल रहा था। आए दिन झगड़े होते रहते थे और उस झगड़े का वजह था प्रवीण। चेतन को प्रवीण का घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और जब फैमिली वाले लोग फ्लैट पर जाते थे तो भी प्रवीण वहाँ मौजूद होता था। कई बार फैमिली ने प्रवीण को मना किया कि ऐसे यहाँ मत आया जाया करो, जब चेतन होता है तभी यहाँ पर आया करो। तुम भले ही एक दूसरे को भाई बहन मानते हो, लेकिन ऐसे यहाँ हमेशा आना ठीक नहीं है। लेकिन प्रवीण किसी की भी बात नहीं मानता था। वो हमेशा ही अनीता से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आ जाया करता था। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सोचा शायद एक बार प्रवीण से बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है उसे चेतन के बारे में कुछ पता हो। अभी तक प्रवीण राठौड़ ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में कांस्टेबल बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन करते करते कई हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस की टीम प्रवीण के घर पर पहुंचती है और वहां वो लोग बताते हैं कि बेटा तो 14 जून को ही शहर छोड़कर चला गया था। उसने कहा कि उसे कुछ सरकारी काम से बाहर जाना है। अगर उसका फोन स्विच ऑफ भी हो जाए तो चिंता बिल्कुल मत करिएगा। कुछ जरूरी काम के चलते शायद मोबाइल बंद करना पड़ सकता है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब पुलिस अपनी तरह से पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है ऐसा कोई सरकारी काम नहीं था। तो फिर वो बाहर क्यों जाएगा? पुलिस को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती है कि शायद प्रवीण इस घटना में शामिल हो सकता है। उसको पता चल गया होगा कि पुलिस उससे पूछताछ करने आ रही है, शायद इसलिए वो यहाँ से भाग गया। टेक्निकल टीम ने भी प्रवीण की सारी कॉल डिटेल्स और डेटा निकाली। इससे एक और आदमी का पता चलता है और उसका नाम था शाहरुख खान। घटना वाले दिन इससे भी प्रवीण की काफी बातचीत हो रही थी और लगातार ये दोनों संपर्क में थे। पुलिस ने इसके बारे में पता लगाया। ये आदमी झालावाड़ के टॉप खाना इलाके में रहने वाला था और वाहनों की खरीद बिक्री यानी RTO एजेंट के रूप में काम करता था। 19 जून 2018 तक पुलिस इस आदमी को हिरासत में लेने में कामयाब हो जाती है। इसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई,
तब जाकर इस मामले की पूरी पोल पट्टी खुलने लगती है। अब पुलिस सवाल करती है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था चेतन के साथ कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं निकला। फिर शाहरुख खान सारी बातें बताना शुरू करता है। ये बताता है कि ये शुरू से अंत तक प्रवीण के साथ सहयोगी था। प्रवीण इसे दिसंबर 2017 में मिला था और प्रवीण ने उसे ये कहा कि उसकी एक बहन है, उसका पति उससे रोज झगड़ा करता है, उसे परेशान करता है, उसे मारता पीटता है, उसे रास्ते से हटाना है। प्रवीण ने शाहरुख को चेतन के असली काम के बारे में नहीं बताया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सीनियर ऑफिसर है और प्रवीण ने शाहरुख को 3 लाख रुपए दिए सुपारी के तौर पर। और प्रवीण चेतन का नाम पता भी बताता है। फिर शाहरुख ने अपने कुछ दोस्तों को अपनी टीम में जोड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख और उसकी टीम ने चेतन को 5 बार रास्ते से हटाने का प्रयास किया था। इधर शाहरुख और उसके टीम का काम जारी था और इधर प्रवीण ने एक और नई तरकीब सोची। इसका एक दोस्त था संतोष निर्मल। ये आदमी मेडिकल फील्ड में था। ये एक राजकीय हीरा कुंवर महिला अस्पताल और एक प्राइवेट अस्पताल में एज अ नर्स काम कर चुका था। उसके बाद वो एक ऑपरेशन थिएटर में काम करता था। प्रवीण और संतोष साथ में क्रिकेट खेलते हुए और जिम करते हुए मिले थे। तभी से दोनों की पहचान अच्छी खासी हो गई थी और प्रवीण संतोष से कांटेक्ट करके केमिकल के बारे में जानकारी लेता है और वो पूछता है कोई ऐसे केमिकल के बारे में बताओ जिससे इंसान का काम तुरंत खत्म हो जाए और किसी मेडिकल रिपोर्ट में भी वो ना आए। संतोष ने कहा ठीक है, वो पता करके बताएगा और प्रवीण भी बाकायदा इन सब चीजों पर रिसर्च करता रहता है। 31 दिसंबर 2017 को संतोष 500 mg या 10 ml की 2 बोतल्स ऑपरेशन थिएटर के स्टोर रूम से चुरा कर प्रवीण को देता है। हम आपको इस दवा का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन अक्सर डॉक्टर इस दवाई का उपयोग करते हैं, इसीलिए किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। कथित तौर पर प्रवीण ने संतोष से ये कहकर ये केमिकल मांगा था कि किसी पार्टी में इसका नशा करना है, पर ये कितना सच और कितना झूठ है ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। प्रवीण को पता चलता है कि 4 जनवरी 2018 को चेतन फिर से झालावाड़ आने वाला है और इस बार प्रवीण ने झालावाड़ के मोहल्ला निवासी शाकिर से बात की, जो एक ट्रक ड्राइवर था। इसको 20,000 रुपए दिए गए और ये सड़क पर काम को अंजाम देना चाहते थे ताकि ये एक घटना लगे। प्लान के तहत जैसी सोच थी वैसे ही चेतन यहाँ पर आता भी है और चेतन का पीछा ट्रक से किया जाता है। वो एक स्कूटी पर था और ट्रक उसका पीछा कर रही थी, लेकिन सुकेत नामक जगह पर वो तेजी से स्कूटी चलाकर आगे निकल जाता है और ट्रक पीछे रह जाती है। तो ये प्लान फेल हो गया। अब फिर से अगले प्लान की तैयारी की जाती है और अगला प्लान बनता है 5 जनवरी का। 5 जनवरी को भी चेतन अपने घर से निकलने वाला था और इस दिन शाकिर, फरहान और प्रिंस तीनों ही ट्रक से चेतन का पीछा करते हैं। वैसे आपको बता दे कि फरहान और प्रिंस शाहरुख के ही आदमी थे और इस दिन ये लोग प्लान में कामयाब हो जाते हैं। चेतन स्कूटी से गिर गए, उनको काफी चोट आई और पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हो गई। खुशकिस्मती ये थी कि चेतन ठीक थे, उनको उतनी चोट नहीं आई थी। स्कूटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद चेतन अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर पुलिस उनका स्टेटमेंट लेने आती है और उनके साथ प्रवीण भी था और उन्होंने ये लिखाया कि रास्ते में जानवर आ गया था और गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से ये गिर गए। लेकिन चेतन ने प्रवीण को कहा नहीं, पीछे से तो मैंने ट्रक को देखा था। लेकिन प्रवीण ने चेतन को समझाया अगर ट्रक की बात आई तो स्कूटी का क्लेम नहीं मिल पाएगा और पूरा रिपेयर खुद ही करवाना पड़ेगा, जबकि ये प्रवीण की साजिश थी। वो जानता था कि अगर सच लिखा तो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और शाकिर और अन्य लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगी और इन लोगों का भांडा फूट जाएगा। और जानबूझकर 5 जनवरी की रिपोर्ट भी 12 जनवरी को सबमिट की गई, जब चेतन दिल्ली में था और तब भी प्रवीण ने कुछ बदमाशों को वहां भेजा। लेकिन बात ये थी कि वो हाई सिक्योरिटी एरिया था, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरास थे और उन लोगों को लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं। ऊपर से प्लान तो ये था कि घटना को ऐसे अंजाम देना है जैसे ये नेचुरल लगे, साजिश बिल्कुल ना लगे। ऐसे ही करते करते ये लोग 5 से 7 बार प्रयास करते हैं। जब काम नहीं बनता है तो अंतिम में प्रवीण ने उस केमिकल का इस्तेमाल किया जो उसने संतोष से लिया था। 14 फरवरी को फिर से चेतन झालावाड़ आने वाला था। अब ये लोगों ने अच्छे से प्लान किया कि इस बार कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और जैसे ही चेतन दिल्ली से कोटा अपने माता पिता से मिलने घर आता है, वहाँ से गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ झालावाड़ में एक कार में प्रवीण और उसके साथी इंतजार कर रहे थे। चेतन ट्रेन से उतरता है और पैदल ही घर को जाने लगता है और फिर उस कार से प्रवीण चेतन का पीछा करने लगता है और अपने साथियों की मदद से उसने चेतन को जबरदस्ती कार के पीछे वाले सीट पर बिठा लिया और ये कार को आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दीवानी रोड पर ले गए। यहाँ पर प्रवीण और चेतन के बीच में काफी बहसबाजी होती है और उस बहस का टॉपिक था एक बच्चा।
दरअसल अनीता दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी अक्टूबर 2017 में और उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। उसी बच्चे को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगा और फिर प्रवीण के इशारा करते ही उसके साथियों ने चेतन के हाथ पैर पकड़ लिए। उसके बाद प्रवीण 2 इंजेक्शन तैयार करता है और वो दोनों इंजेक्शन चेतन के जांघों पर मार देता है, जिससे चेतन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इस तरह बिना मारपीट के इस घटना को अंजाम दिया गया। और उसी समय चेतन का मोबाइल प्रवीण ने ले लिया और उसकी पत्नी को यानी अनीता को मैसेज किया कि मैं पाटन होते हुए ऑटो से आ रहा हूँ। और फिर रेलवे क्रॉसिंग के पास चेतन को फेंक दिया जाता है। शाहरुख ने खुलासे में बताया कि इस प्लान में फरहान, प्रिंस, संतोष, निर्मल, प्रवीण राठौड़, इनके अलावा चेतन की पत्नी अनीता भी शामिल थी। 21 जून को ट्रक चालक शाकिर को उठाया गया। 22 जून को संतोष को भी पकड़ा जाता है। 24 जून को प्रिंस भी पकड़ा गया। प्रिंस आरटीओ में साफ सफाई का काम करता था। इसको साजिश में जोड़ने के बाद शाहरुख डेली के 50 रुपए देता था और घटना के बाद 150 रुपए देने लगा था। वैसे इसकी उम्र 18 साल से कम थी, इसीलिए इसे जुवेनाइल होम भेजा जाता है। 25 जून को अनीता को भी अरेस्ट किया गया। अनीता और प्रवीण ने दुनिया के लिए एक दूसरे को भाई बहन बना लिया था, जबकि ये एक दूसरे से प्यार करते थे। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया था कि किसी को शक न हो अगर ये लोग आपस में मिले भी तो। और अनीता और प्रवीण की प्यार की कहानी अभी की नहीं थी, बल्कि ये बहुत पहले की थी, शादी से पहले की। 2008 में जब अनीता अपने घर पे प्रवीण के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे इससे शादी करना है, लेकिन दोनों की जाति अलग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती और दोनों की शादी अलग अलग हो जाती है। अनीता की शादी चेतन से हो जाती है और 21 जून 2011 को प्रवीण की भी शादी किसी और से हो जाती है। लेकिन फिर से दोनों मिलते हैं जब प्रवीण की पत्नी की नौकरी वहां लग गई जहां अनीता पहले से काम कर रही थी और इनका प्यार फिर से जाग उठता है। और इनका मिलना ये बस एक इत्तेफाक था और इन दोनों को लगने लगता है कि इन दोनों को फिर से एक होना चाहिए। और प्रवीण ने वो नया वाला फ्लैट 2017 में इसीलिए अनीता को दिलाया था ताकि वो वहाँ अकेले रह सके, क्योंकि वो जानता था कि अनीता का पति दिल्ली में रहता है और वो कभी कभी आता है। और उसने इस घर दिलवाने में 10 लाख रुपए खुद भी लिए थे। और जब ये नया घर खरीदा गया उस समय अनीता प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा चेतन का नहीं बल्कि प्रवीण का था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों पहली बार अनीता के शादी के सालगिरह यानी 21 जनवरी 2017 को करीब आए थे। उसके बाद ही प्रवीण हमेशा अनीता को कहने लगा कि तुम अलग घर लेके रहो। लेकिन प्रवीण का बार बार अनीता के घर आना अनीता के फैमिली के मन में संदेह पैदा करने लगा और इसी बात पर चेतन को शक होता है और दोनों पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। जब अनीता हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो प्रवीण हर वक्त हर समय उसके साथ ही था, जैसे बच्चे का पिता चेतन नहीं बल्कि प्रवीण है। और जिस तरह से वो बच्चे का ख्याल रख रहा था, उसके कपड़े बदल रहा था, उसके डायपर बदल रहा था, इससे परिवार को भी संदेह होने लगा और वो ये सारी बातें चेतन को बताते हैं। यहीं से पति पत्नी के बीच बड़ा कलेश शुरू हो जाता है और चेतन लगातार अनीता को ये कहने लगा कि ये दूसरा बच्चा चेतन का नहीं है, इसका डीएनए जांच करवाओ। और इसी के बाद अनीता और प्रवीण मिलकर चेतन को रास्ते से हटाने की साजिश रचना शुरू करते हैं। और इन्होंने वैलेंटाइंस डे का दिन इसलिए चुना क्योंकि प्रवीण अनीता को तोहफा देना चाहता था, उसके पति चेतन को रास्ते से हटाकर। इसी साजिश की वजह से अनीता चेतन को घर बुलाती है वैलेंटाइंस डे के दिन कि घर आ जाओ, साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और अनीता चेतन की हर वक्त की जानकारी प्रवीण को दे रही थी कि कब, कहां और कहां पर वो पहुंचा है। और 18 अगस्त 2018 तक प्रवीण भी पकड़ा जाता है। किसी मुखबिर ने टिप दी थी जिसके जरिए नाकाबंदी करके कार के साथ प्रवीण को पकड़ा जाता है। फिर इसके पास से इंजेक्शन, केमिकल की बोतल और बाकी सारी चीजें बरामद हो जाती है। और फिर पुलिस उस केमिकल के बारे में भी जांच करवाती है जिसका उपयोग चेतन को मारने के लिए किया गया था। और फाइनली 2 सितंबर 2018 को पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रिपोर्ट सबमिट करती है। ये केस कोर्ट में करीब 7 सालों तक चला और अब जाके मई 2025 में इसका फैसला आया। SC/ST कोर्ट शाहरुख और प्रवीण को उम्र कैद, इसके अलावा अनीता और संतोष को 14 साल की सजा सुनाती है और साथ में 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। सबूतों के अभाव में फरहान बच गया। चूंकि एक की उम्र 18 साल थी, इसीलिए वो 3 साल में छूट गया। हालांकि चेतन के पिताजी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। अब ये केस शायद राजस्थान हाईकोर्ट में जाएगा। इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या चोट पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।